हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फॉर्मेटिक्स में। आज से हम जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक अपलोड की है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एज सुन एज पॉसिबल हम सारे सॉल्यूशन देख लेंगे विद इन 2-3 डेज। तो आज हम चैप्टर 1 के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जहां से एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक नंबर का एमसीक्यू आने वाले हैं। कुल 7 क्वेश्चंस बोर्ड ने हमको प्रोवाइड किए जो कि काफी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 672 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है कि आप सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 6 जो है किस किस नंबर के टेबल में आता है वो आपको देखना है। 2 के पहाड़े में आता है 3 बार, 3 के पहाड़े में आता है 1 बार। ऐसे 72 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है 36 बार में, 36 2 के पहाड़े में आता है 18 बार में, 18 2 के पहाड़े में आता है 9 बार में, 9 3 के पहाड़े में आता है 3 बार में, और 3 3 के पहाड़े में आता है 1 बार में। ऐसे 120 की बात कर ले हम तो 120 आता है 2 के पहाड़े में 60 बार में, 60 आता है 30 बार में, और 30 आता है 15 बार में। फिर 15 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है 5 बार में, और 5 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है 1 बार में। तो हम यहाँ पे जितने नंबर है सबके गुणनखंड लिख लेते हैं। 6 के गुणनखंड है 2 और 3, 72 के हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, और उसके बाद में 120 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ और उसके बाद फिर हम एलसीएम की बात करेंगे। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है बेटा, जो नंबर तीनों के टेबल में या तीनों के गुणनखंड में आया उसको ढूंढना है आपको। देखो 2 जो है वो तीनों के इसमें आया तो उसको लिख लो आप। उसके बाद 3 जो है वो भी तीनों के पास में आया है तो उसको लिख लेंगे हम। अब बाकी कोई नंबर, जैसे 5 जो है वो आखिरी वाले के पास है तो बाकी 2 के पास नहीं। जो एक्स्ट्रा 2 और 3 है वो यहाँ पे तो है 2 2, लेकिन पहले वाले के पास नहीं। तो जो सब में आता है उसको आपको एचसीएफ में लेना था। एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब एलसीएम का ध्यान से सुनो। जिसका जोड़ा बना लिया उसको लिख लो। 2 और 3 का हमने जोड़ा बना लिया, उसको लिख लिया। अब क्या पहले वाले के पास इन 2 और 3 के अलावा कुछ है? नहीं। दूसरे वाले के पास 2 और 3 के अलावा कुछ है? हाँ, ये वाले नंबर्स जो है वो है जिसको मैंने डिब्बे में पैक किया। तो वो सारे नंबर भी लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, और आखिरी वाले नंबर के पास क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब इसका आप कर लो गुणा। इसका क्या कर लो, गुणा करते हैं। गुणा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दिया कितना हो जाएगा, हाँ 720, और 720 दूनी कितना हो जाएगा, 1440। कितना हो जाएगा, 1440। ये एलसीएम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर दिक्कत है तो फिर आप क्या करो कि हर नंबर का, सॉरी, साथ में नंबर्स का निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, आप तो साथ में ही निकाल लेना। जैसे 2 के पहाड़े से भाग दिए 3 बार, ये 36 बार और ये 60 बार। फिर 2 के पहाड़े से भाग दिए, ये 3 जैसा का वैसा, 36 का 18 हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दिया, ये 3, ये 9 बार और ये 15 बार। ठीक है, और उसके बाद में 3 से भाग दिया 1 बार, 3 बार और 5 बार। फिर 5 से भाग दिया 1 बार, 3 बार, और सॉरी, फिर 3 से ही भाग देना पड़ेगा तो 1 बार, और ये 5 जैसा का वैसा रहेगा। फिर 5 से भाग दिया 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो अब ये जो नंबर्स है इनका आप गुणा कर लो। ठीक है, ये वाला प्रोसेस आप रहने ही दो, यहाँ से थोड़ा आंसर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जो बताया उसको भूल जाओ ये याद रखो। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 पंचे 360। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 3 6 ज़ा 40, 9 ज़ा 360, है ना। तो 360 जो है वो अपना आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने थे। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है बेटा, 9 है। तो इसी का अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है।
एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 हमको ज्ञात करना। तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है यहाँ पे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्या है फॉर्मूला? HCF इंटू एलसीएम बराबरी से संख्या का गुणनफल, बराबरी से संख्या का गुणनफल। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि भैया संख्या का लघुत्तम और महत्तम का जो गुणा है वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF कितना है? 9 है। एलसीएम हमको निकालना है और संख्या क्या है? 306 और 657। तो यहाँ पे कर दो संख्या का गुणा। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम रहने देंगे यहीं पे और 9 को करेंगे पक्षांतरित, तो 9 आ गया बटे में, वो ऊपर है 306 गुणे 657। अब 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 बज गए, 34 बार कट गए। तो एलसीएम के लिए क्या क्या नंबर बच गए भैया हमारे पास? एलसीएम के लिए नंबर बच गए हमारे पास 34 इंटू 657। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 7 जा 4 7 28 के 8, हंसिलाए 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, हंसिलाए 2, 6 चौको 24 और 2 26, 7 तिया 21 के 1, हासिलाए 2, 3 25 15 और 2 17 के 7, हासिलाए 6 तिया 18 और 1 19, 8 1 और 2 3, 7 और 6 13 के 3, हासिलाए 10 और 2 12 के 2, हासिलाए 1 और 1 2। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 22, 33 और 8। ये आ गया हमारा एलसीएम आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, HCF इंटू एलसीएम बराबरी से संख्या का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको क्वेश्चन बैंक ने दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिद्ध करो कि करनी का साइन नहीं बन रहा था वहां पे, इसलिए मैंने करनी 3 लिख दिया। सिद्ध करो कि करनी 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको कैसे करते हैं बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वैसे वो थ्योरम मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन चलो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। मान लो कि कोई अभाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है या कोई संख्या है, अभाज्य नहीं, कोई संख्या है, मान लो a, कोई संख्या है हमारे पास में a, और उसका वर्ग, संख्या a का वर्ग होगा a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो a भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यह है प्रमेय, ये है प्रमेय। तो ये प्रमेय आपको ध्यान रखना है, ये वाला सवाल करने में आपको ये प्रमेय का मदद लेनी पड़ेगी। तो चलो सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है? करनी 3 अपरिमेय। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है क्लास 10th का, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। मान लेते हैं, माना कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, करनी 3 क्या? एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो इसको अंश बटे हर के रूप में विभाजित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्या के पास क्या होता है? अंश और हर दोनों होते हैं, तो इसको मैंने अंश और हर के रूप में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंसीडर करके चलते, एक चीज मान के चलते हैं कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता है। मतलब ऐसे मान लो 2 और 3 जो है वो सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है किसी भी एक सेम नंबर के टेबल में नहीं आती, सिवाय एक के। एक के पहाड़े में ही 2 आता है और 3 आता है, बाकी चलो इसको ऐसे देख लो, 6 और 7। ऐसा नंबर सोच के बताओ एक के अलावा जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो 7 भी आता हो। ठीक है, दोनों आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 के पहाड़े में 7 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आता है। सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो सिर्फ एक के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती, उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ लिख लेना कि इनका केवल और केवल एक गुणनखंड है जो कि 1 है। यहाँ पे आप लिख लेना जिनका केवल और केवल एक गुणनखंड है जो कि 1 है। ठीक है,
तो ये है सह अभाज्य संख्या की परिभाषा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बी को ट्रांसफर कर देंगे कर्णी 3 के पास, तो कर्णी 3b बराबरी से हो जाएगा a। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखते जाओ, जो जो बोल रहा हूँ वो लिखना भी है आप लोगों को। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग, करनी 3b का वर्ग बराबरी से a का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b² बराबरी से a²। ठीक है, तो अगर मैं b को ट्रांसफर सॉरी 3 को ट्रांसफर कर दूं इधर, तो a² डिवाइड बाय 3, ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, वो लिखते जो अपन ने यहाँ डिस्कस किया। यदि a² 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। अब ये क्यों भाई, क्योंकि 3 जो है वो तो अभाज्य संख्या है, ये तो सबको पता है। ठीक है, 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, और अपन ने क्या बोला, यदि किसी संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। सर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे आपको कैसे पता कि a² विभाजित है, पॉइंट पे आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरे को एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर दे रहा है। b जो है वो एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, और उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अतः एक का एक गुणनखंड एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मानना पड़ेगा, या एक याद रख लो कि ये यहाँ पहुंचने के बाद आपको मानना पड़ेगा, माना कि a बराबरी से 3c। अगर आप करनी 5 को सिद्ध कर रहे हो तो a बराबरी से 5c मानोगे। अगर करनी 7 को सिद्ध कर रहे हो तो a बराबरी से 7c मानोगे। जिस भी को सिद्ध कर रहे हो उसके बराबर एक c मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, b² बराबरी से a² बटे 3। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, b² बराबरी से 1 की जगह रखा 3c, तो 3c का स्क्वायर बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो b² बराबरी से 9c² बटे 3, 3 से काट दिया, 3 बार कट गया, क्या आ गया, b² बराबरी से 3c²। 3 को पक्षांतरित कर देते हैं, बराबरी से c²। अब यहाँ पे फिर से, यदि b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, ऐसा लिखेंगे। अतः p का एक गुणनखंड 3 भी होगा, ऐसा लिखेंगे। एक गुणनखंड क्या होगा बेटा, 3 भी होगा। ठीक है, अब जैसे ही गुणनखंड 3 हुआ, तो देखो a का भी गुणनखंड 3 है और b का भी गुणनखंड 3 है, जबकि हम मान के क्या चल रहे हैं कि a और b सहअभाज्य संख्या है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 के पहाड़े में आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 के पहाड़े में भी आ रहे हैं a और b। अतः हमने जो माना है हमने जो माना है वह गलत है, माना है वह गलत है। अतः a अतः परिणति अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखना बहुत सारा पड़ता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लो, ताकि दिक्कत ना जाए। वर्ड्स पूरे लिखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। दर्शाइए कि, शब्दों पे मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लो। दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 भी अपरिमेय संख्या है। 3 कर्णी 2 भी अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा ज्यादा आसान होता है। फिर से वही मान लेंगे कि कर्णी 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
अगर परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या? जो संख्याएं सिर्फ एक के पहाड़े में आती हो उसी को सह अभाज्य संख्या। दोनों संख्याएं मतलब सिर्फ एक के पहाड़े में आती हो और दोनों संख्या किसी और सेम टेबल के में नहीं आती, उनको बोलते सह अभाज्य संख्या। अब कर्णी 2 को यहीं रहने देंगे और 3 को पक्षांतरित कर देंगे तो 3 भी आ गया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कर्णी 2 अपरिमेय है और इधर वाली संख्या एक परिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमने जो माना है वह गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन करना ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और a बटे 3 भी एक एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अतः एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे। सुन लीजिए, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमने जो माना है वह गलत है। अतः 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमने 6 के गुणनखंड निकाल लिए, वही 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, वैसे 20 के गुणनखंड निकाल लिए हमने 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, अब दोनों के एक साथ गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 3 से 1 बार, 5 जैसा का वैसा रहेगा और 5 से 1 बार। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में क्या करेंगे? सबके गुणनखंड, जो नंबर दिए उनके गुणनखंड को अलग अलग लिख लेंगे और जो दोनों के पास गुणनखंड है उसकी जोड़ी बना लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा? एचसीएफ आ गया हमारे पास में 2। और एलसीएम के लिए ये सारे नंबर्स को गुणा कर देंगे हम, जितने गुणनखंड आए उनको सबको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। और एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। सीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा आसान है, फिर से वही 96 और 404। ये क्वेश्चन एलसीएम ही ज्ञात करना है, मुझे लगता है एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं एलसीएम ज्ञात। ठीक है, तो 2 से भाग दिया तो 48 बार भाग गया, और 2 से भाग दिया तो 202 बार भाग गया। 2 से भाग दिया तो 24 बार भाग गया, और 2 से भाग दिया तो 101 बार भाग गया। अब 101 तो एक अपरिमेय संख्या है, मुझे नहीं लगता कि किसी के पहाड़े में आता है 101। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणा करते हैं हम इसका। 2 से भाग दिया तो ये हमारा 12 बार गया। 2 से भाग दिया तो ये 6 बार गया, और 2 से भाग दिया तो ये 3 बार गया, और 3 से भाग दिया तो 1 बार गया। और ये 101 तो चल ही रहा था हमारे साथ में। ठीक है, और 101 को फिर हमने 101 से ही भाग दे दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। तो जो गुणनखंड है उनको लिख देते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 101। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 दिया हो जाएगा 96, और 96 गुणित 101 कर लेते हैं आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 96। 96 कितना आ जाएगा? 96। 96 100 बार गुणा करेंगे तो 96 100 आएगा, है ना? और एक बार और गुणा कर देंगे तो 96 आएगा, तो जोड़ दिया तो 96 96 आ गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 96 96। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ये 6 टू दी पावर n है ना। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? कोई सी नंबर की पावर, है ना, किसी भी नंबर की पावर x टू दी पावर n, x कोई भी नंबर है और n उसकी कुछ भी पावर है, वो संख्या 0 पे तभी समाप्त होगी जब x के गुणनफल में, जब x के गुणनफल में बराबर संख्या में 2 और 5 आए। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो 6 की बात करें हम, तो जो 6 है उसके गुणनखंड निकालें तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो कौन सी संख्या 0 पे समाप्त होगी? जैसे 10, 10 टू दी पावर की बात करें हम, 10 टू दी पावर की बात करें तो ये हमेशा 0 पे समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड जो आ रहे हैं उसमें 2 और 5 है, इसके गुणनखंड जो आ रहे हैं उसमें 2 और 5 है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है, उनकी पावर्स जो, उनकी घात जो है वो 0 पे समाप्त हो सकती है, अदरवाइज बाकी सारी संख्याएं 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो अब बात आती है कि इसको लिखे कैसे। लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सबसे पहले 6 के गुणनखंड निकाल लिया आपने, ठीक है। अब लिखो, ये लिखेंगे कैसे, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ 6 के गुणनखंड 2 व 3 है, चूंकि हम जानते हैं कि यदि संख्या के गुणनखंड 2 व 5 हो तभी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। अतः 6 की घात n, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो यहाँ पे उन्होंने 7 क्वेश्चंस दिए हुए थे क्वेश्चन बैंक में। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के पे मिलते हैं। तो ये चैप्टर 1 के एमसीक्यू है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। पहले तो 1 नंबर का ही एमसीक्यू आने वाला है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर्स यहाँ लिखे हुए, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे आया। सबसे पहला क्वेश्चन है 96 व 404 का एचसीएफ निकालिए। तो हम इसको यहाँ पे भाग विधि से निकालेंगे, 96 और 404 का एलसीएम। तो तब तक भाग देते हैं जब तक पूरा पूरा भाग ना चले जाए। जिसको नहीं आती वो यहाँ पे सीख ले। 96 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 404 आ जाए। 96 के पहाड़े में 404 नहीं आता है, लेकिन इसको लगभग 100 मान ले और इसको 400 मान ले, तो 100 के पहाड़े में 400 आता है 4 बार में। तो 6 चौको 24 के 4 हासिल लाए तो 36 और 2 38, तो 384 आएगा 4 बार में। अब 4 से 4 गया, यहाँ पे 20। अब 20 से भाग देंगे 96 को, तो 20 के पहाड़े में 5 बार में 100 आता है और 4 बार में कितना आता है 80, तो बचा कितना 16। अब 16 से भाग देंगे 20 को, तो 16 एकम 16, कितना बच गया यहाँ पे शेषफल 4 बच गया। अब 4 से भाग देंगे 16 को, तो कितनी बार भाग जाएगा 4 बार भाग जाएगा। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चले जाता है वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आंसर कितना आएगा। एचसीएफ नहीं आता है तो आप इसके प्रॉपर गुणनखंड निकाल लीजिए और जो दोनों में कॉमन होता है उसकी जोड़ी बना के लिख लीजिए, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड मच बेटर। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम कितना होगा। देखो हमको क्या पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबरी से संख्या का गुणा, संख्या का गुणनफल। ठीक है, अब संख्या का गुणनफल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, संख्या का गुणनफल कितना है 32, एलसीएम कितना है 8, और एचसीएफ 8 है और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम को यही रहने दो, 8 को भेज दो इधर, तो 32 बटे 8
8 से भाग दिया तो कितनी बार भाग चले गया, 4 बार। और एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू और पी बराबरी से ए बी स्क्वायर है और क्यू बराबरी से ए क्यूब बी है, तो एलसीएम क्या होगा। अब देखो, एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से बड़े बड़े नंबर ढूंढ लो। ए क्यूब और ए में बड़ा क्या है, ए क्यूब बड़ा है, तो ए क्यूब आएगा एलसीएम में। बी स्क्वायर और बी में बड़ा क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा एलसीएम में। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहीं पे एचसीएफ की बात करता, तो जो दोनों में सबसे छोटा है उसको लेते बेटा, दोनों में जो सबसे छोटा है उसको लेते। जैसे ए क्यूब और ए में छोटा क्या है, ए है, तो एचसीएफ में क्या आता है, ए। बी स्क्वायर और बी में छोटा क्या है, बी है, तो एचसीएफ में आता बी, और एचसीएफ क्या हो जाता, ए। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, एलसीएम। एलसीएम में दोनों नंबर्स में जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनको ले लो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था सही विकल्प। आप बढ़ते हैं आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है बेटा, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं होती है। एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी, ये किसके बराबर होगा, संख्या के गुणनफल के, और ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, तो ये ड्राइंग भी फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ चलते जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा ए बी के गुणनफल के। ए बी के गुणनफल के, आंसर लिखा है नीचे, देख भी सकते हैं। यदि ए बराबरी से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबरी से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स और बी अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ, अब भी क्या बताया मैंने, एचसीएफ जो दोनों में छोटी घात रहेगी उसको आप एचसीएफ में ले लो। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में छोटा क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटा क्या है बेटा, वाई स्क्वायर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर यहीं पे मेरे को वो एलसीएम पूछता तो मैं क्या करता, बड़ी घातें लेता, एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। एलसीएम क्या आता है, एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। ठीक है, समझ में आ गया सबको। करनी दो एक अपरिमेय संख्या, ये सत्य है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता, नहीं, ये गलत है। परिमेय अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। मुझे ध्यान है कि शायद आप लोगों ने कक्षा 10th 9th क्लास में करनी 2 को, करनी 9.3 को, ये सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। जिसको ध्यान नहीं है वो एक बार जाके अपनी 9th क्लास की पुस्तक उठा के देख लेना। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बता दूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 6 जो है वो भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, नहीं, अशांत तो होता है, लेकिन आवर्ती हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि p को q को 2 की पावर n और 5 की पावर n में लिखा जा सकता है। ये शांत दशमलव की परिभाषा ही होती है, यदि शांत दशमलव में जो हर है, अ, अगर p बटे q को मैं और काट पीट ना सकूं, तो अगर q के गुणनफल में 2 और 5 बस आए, तो वो क्या होता है बेटा, शांत दशमलव होता है। 2 कितनी भी बार आ सकता है, 5 कितनी भी बार आ सकता है, जरूरी नहीं है दोनों बराबर बराबर आए। तो ये एक शांत दशमलव होगा अगर q के सभी गुणनखंड 2 और 5 हो तो। ठीक है, काटने के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, एक शब्द में उत्तर की बात कर लेते हैं।
यदि ए और बी दो प्राकृत संख्या एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबरी से दो संख्याओं का गुणनफल, वही वाला फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबरी से दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबरी से संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यदि कर्णी पी एक अपरिमेय संख्या है तो पी कौन सी संख्या होगी, पी कौन सी संख्या होगी, पी जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या होनी चाहिए भैया, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो एक अभाज्य संख्या भी होगी, वो कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। अपरिमेय तो अभाज्य होगी, क्योंकि परिमेय अगर अभाज्य ना हो तो परिमेय भी हो सकती है। ठीक है, यदि पी एक अभाज्य संख्या है और क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, पी कोई अभाज्य संख्या है और ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है, पी एक अभाज्य संख्या है और क्यू जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तब पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगा, क्योंकि अपन ने एक थ्योरम पढ़ा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो आधारभूत प्रमेय क्या है, ये आपकी बुक में है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से लिख लीजिए। आधारभूत प्रमेय है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लिख लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। ठीक है, और कुछ बचा है यहाँ से? नहीं, इतने ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बाकी तो ये क्वेश्चंस हमने सारे पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ में।